ओके एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के साथ बातचीत करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के चैप्टर पे। ठीक है, तो आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं क्लास 11th क्लास का हमारा एक बहुत ही अच्छा एक बुक है। ठीक है, जो है हम लोग का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हिंदी में लिखे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये जो बुक है ना, इस पर्टिकुलर बुक के अंदर हम लोगों का क्लास 11th में एक बुक है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, जिसको हम लोग डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के तौर पे देखेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, जो भी चीज़ आपको बताया जाएगा आपको कुछ नहीं करना है। आप लोग वीडियो को खोल चुके हैं, ये पार्ट 2 का वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हम पार्ट 1 का वीडियो बनाए थे, ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जितना भी चीज़ यहाँ पर लिखवाया जाएगा उसको एक कॉपी पेन पकड़ करके लिखना है। ठीक है, इन सब के अलावा बाकी सब काम हम अकेले करेंगे। ठीक है, और आप लोग का पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो क्लास 11th का अर्थशास्त्र नाम का किताब है, और जो भी समस्या आपको देखने के लिए मिलेगा पढ़ाई के दौरान, वो आप लोग मेरे साथ साझा करेंगे। ठीक है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ हम आप लोग का पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। तो क्लास 11th का जो हमारा इकोनॉमिक्स का बुक है, इसके अंदर हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हमारा जो किताब है, इसमें हम लोग अपना जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव, मतलब इवनिंग, एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हम लोग का चैप्टर का नाम है। और हिंदी वाले छात्र के लिए भी हम बोल देते हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हम लोग का बुक का नाम है, ये हम लोग का चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब आपको सोर्स दिखलाते हैं। सोर्स मतलब कि ये हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो ये हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ये हमारा बुक है। इस बुक के अंदर इस बुक के अंदर हम लोग का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, हम उसी चैप्टर पे बातचीत कर रहे हैं। अभी हम अगले चैप्टर पे बातचीत नहीं करेंगे, मतलब हर एक चैप्टर को हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। पहला लाइन क्या लिखा हुआ है आपको पढ़ के दिखलाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में हम लोग जान रहे होंगे। ठीक है, मतलब ये जो अध्याय है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग 1947 में भारत की जो इकोनॉमी की क्या स्थिति थी अलग अलग क्षेत्रों में, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। और इन सब के अलावा मेनली इस बुक के अंतर्गत हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसमें अगर हम आपको कुछ टॉपिक की बातचीत करें, तो इसमें आपको करीब करीब जो टॉपिक्स है वो हम लिख देते हैं 7 टॉपिक्स। ठीक है, 7 टॉपिक्स जो इसके अंतर्गत हम लोग को देखना है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स है वो, उस पर हम लोग को बातचीत करना है। पहला टॉपिक है हमारा औपनिवेशिक शासन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा। जो औपनिवेशिक शासन था, औपनिवेशिक शासन मतलब कि टॉपिक हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ लिख भी सकते हैं जिससे कि आपका एक नोट्स बन जाए। ठीक है, जो पहला टॉपिक था वैसे हम इससे पहले लिखवा चुके हैं, इसमें हम बस आपको बोल देते हैं औपनिवेशिक शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रभाव। ठीक है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है जहाँ पर अभी हम लोग रह रहे हैं, ब्रिटिशर्स के समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, ब्रिटिशर्स जो थे हमारे, ठीक है, उनका किस तरीके का, उनका क्या कहते हैं, वो उनका किस तरीके का बिहेवियर था, एक प्रकार से हम लोग ये भी कह सकते हैं। ठीक है, औपनिवेशिक शासन का प्रभाव हम लोग का किस तरीके का देखने के लिए मिला, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे
उनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो अलग-अलग क्षेत्र है, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, चाहे वो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे वो हमारा व्यापारिक क्षेत्र है, मतलब जितने भी क्षेत्र हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो हमारा आधारिक संरचना वाला क्षेत्र है, उन सब में उनका क्या-क्या प्रभाव हमें देखने के लिए मिला ब्रिटिशर्स का, ठीक है? तो जो अंग्रेज थे, जिन्होंने जिन्होंने हम पे बहुत बड़ा लेवल पे वो शासन जो किए थे, उनकी बातचीत हम लोग कर रहे हैं। उनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था मतलब कि इंडिया में किस तरीके का प्रभाव देखने के लिए मिला, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? ये हम शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? और अच्छे तरीके से आपको लिखवाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को मुझे बस सुनना है, ठीक है? और अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है। नोट्स मतलब कि जो भी इस चीज़ में लिखवाया जाएगा, उसको प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, ठीक है? और कुछ भी नहीं करना, बाकी सब कुछ हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है? बस आपको सुनना है। और अगर आप लोग सुनेंगे तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि अगले अ, अगले 40 वीडियो तक, ठीक है? कम से कम नहीं तो 20 वीडियो तक या 10 ही वीडियो तक आप लोग जब मुझे फॉलो करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने अंदर एक अलग ही प्रकार का अर्थशास्त्र के अंदर रुचि आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि इसके अंतर्गत आपको इस विषय में आपका बहुत ही इंटरेस्ट डेवलप्ड हो रहा होगा, ठीक है? तो ये हम लोग का अर्थशास्त्र विषय पर हम थोड़ा-सा आपका क्या कहते हैं इंटरेस्ट जगाने के लिए ये कुछ लाइन बोल रहे थे, ठीक है? तो अभी हम आपके लिए जो पहला टॉपिक है उसको लिखेंगे, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है ना, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो था हमारा औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, ठीक है? तो औपनिवेशिक शासन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जब प्रभाव की बातचीत करते हैं, तो समाज के सभी वर्गों का उन्होंने शोषण किया था। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हम रिकैप कर रहे हैं बस, ठीक है? रिकॉल जिसको हम लोग कहते हैं, रिकॉल ऑल द टॉपिक। जो हम लोग का पहला टॉपिक था, वो था हमारा औपनिवेशिक शासन का। ये भी आप लोग एक पेज में, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन एक पेज में लिख सकते हैं। औपनिवेशिक शासन का देश की अर्थव्यवस्था में प्रभाव, या फिर हम लिख सकते हैं औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, ठीक है? इम्पैक्ट ऑफ, इसको हम मिटा रहे हैं, इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल्स, ठीक है? ये हमारा एक चैप्टर हो गया। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को क्या जानकारी प्राप्त करना है? औपनिवेशिक शासन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं बहुत ही अच्छा प्रभाव प्रभाव पड़ा। हमें पता है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है? उनका जो क्या कहते हैं, उन्होंने जो हमारे साथ व्यवहार किए हैं वो लोग, वो इतने अच्छे तरीके से नहीं किए हैं, ठीक है? तो ये अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें, तो जो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत अगर हम बताने का प्रयास करें, तो जो हमारा कृषि क्षेत्र था, वो हमारा इतना अच्छा नहीं था। क्यों नहीं अच्छा था? क्योंकि उस समय हम लोग का जो भू व्यवस्था था उसको लागू कर दिया गया था, ठीक है? तो कहने का आशय ये है कि समाज में जितने भी वर्ग थे, उनका ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे तरीके से शोषण किया है, ठीक है? तो हम यहाँ पर ये चीज़ वैसे लिख चुके हैं, समाज के सभी वर्गों का शोषण। यहाँ पर हम रिकॉल करवा रहे हैं, इसीलिए बहुत ही शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है? इससे पहले हम लॉन्ग फॉर्म में, इससे पिछले वाला जो वीडियो है ना पार्ट 1 का, उसमें हम लिख चुके हैं, ठीक है? तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। ये मेरा पार्ट 2 का वीडियो है, ठीक है? तो ये जो हम लोग का क्या कहते हैं टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत जो ब्रिटिशर्स थे, जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं, वो उन्होंने, उनका जो प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है, समाज में इतना अच्छा प्रभाव उनका नहीं था। समाज के जो लोग थे उनका उन्होंने बहुत शोषण किया है। देश में उन्होंने जो जमींदारी प्रथा होता है, जमींदारी प्रथा वो लागू किए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हम लोग देख ले, ठीक है? चाहे वो हमारा रैयतवाड़ी प्रथा हो, ठीक है? चाहे वो हमारा महालवाड़ी प्रथा हो, दोषपूर्ण भू जो व्यवस्था होता है, ठीक है? यहाँ पर हम इसको मिटा करके एक वर्ड लिखना चाहेंगे, ठीक है? दोषपूर्ण भू व्यवस्था, दोषपूर्ण भू व्यवस्था। जो अंग्रेज थे, उन्होंने ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंतर्गत वो बहुत सारे सिस्टम को लेकर के आए, लेकिन उन सिस्टम्स की वजह से हमारा जो स्थिति था वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक है? इस दोषपूर्ण भू व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों को देखने के लिए मिला
कि वो जमींदारी व्यवस्था लेकर के आते हैं, ठीक है। वो रैयतवाड़ी व्यवस्था लेकर के आते हैं, वो महलवारी व्यवस्था लेकर के आते हैं। ऐसी व्यवस्था को लाने से जो किसान थे, जो हमारे यहाँ फार्मर्स थे, उनका उनका बहुत ही मतलब कि वो जब ऐसी व्यवस्था को लेके आते हैं तो जो जमींदार होते हैं, जो हमारे जमींदार जमींदार जितने भी लोग होते हैं ना, वो उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहे होते हैं, ठीक है। कृषि और उद्योग इसीलिए पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कारण होता है इन सब की वजह से। जो हमारा कृषि होता है, उद्योग होता है, वो हमारा पिछड़ता हुआ देखने के लिए मिलता है। कृषि उद्योग का पिछड़ापन, ठीक है। कृषि उद्योग जो होता है वो पिछड़ जाता है, पिछड़ता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। पिछड़ना, तो कृषि उद्योग पिछड़ रहा होता है, ये हम लोग को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे विदेशी व्यापार में कमी हो गया था, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रिटिशर्स के शासन के समय ऐसा नहीं कि हमारा जो विदेशी व्यापार था वो बहुत ही अच्छा हम लोग को देखने के लिए मिला था। हम मानते हैं कि उस समय हम लोग का क्या कहते हैं बहुत ही अच्छा स्थिति, इतना मतलब कि ज़्यादा मतलब स्थिति सही था, लेकिन इतना भी अच्छा स्थिति हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। हमारे विदेशी व्यापार में कमी होता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिला था, ठीक है। विदेशी व्यापार में जो हमारा विदेशी व्यापार था उसमें भी हमें कमी देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा चीज़ें हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे हम रिकॉल करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको लिखना हो तब भी सही है, अगर आपको नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। ये जो है ना पार्ट 1 में हम आपको लिखवा चुके हैं अच्छे तरीके से, तो आप लोग उसको भी देख कर के लिख सकते हैं। इन सब के अलावा जो हमारे यहाँ पे गरीबी और बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला है। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स के समय ही हम लोग का जो जो हम लोग का बहुत लोग गरीब हुआ करते थे। लोगों के पास काम नहीं होता है, जो बेरोजगारी होता है ना, वो गरीबी को जन्म दे रहा होता है। तो ये हम लोग का छोटा-छोटा पॉइंट था, जिस पर हम थोड़ा-सा बातचीत करने का प्रयास किए, ठीक है। अब हम इसके आगे मूव करेंगे और कुछ और हम लोग का टॉपिक है कि औपनिवेशिक शासन का जो कृषि क्षेत्र में प्रभाव हमें किस तरीके का देखने के लिए मिला है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। कि औपनिवेशिक शासन का कृषि क्षेत्र में किस तरीके का प्रभाव था। जो औपनिवेशिक शासन था, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनका जो रूल हम लोग को देखने के लिए मिला, उनका कृषि क्षेत्र में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें किस तरीके का प्रभाव देखने के लिए मिला। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो टॉपिक अब शुरू होगा, यहाँ से आपको हर एक चीज़ को लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक डाउन, मतलब यहाँ पर हर एक चीज़ को आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं औपनिवेशिक शासन का कृषि क्षेत्र में प्रभाव। तो मैं लिख देते हैं कृषि क्षेत्र में प्रभाव, या हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं इम्पैक्ट इम्पैक्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। किसका? वो जो अंग्रेज थे उनका, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा क्या कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा किया जा रहा था। औपनिवेशिक शासन के समय जब ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था, तो क्या उस समय हमारी जो स्थिति थी वो सही थी। क्या इस समय किसानों की स्थिति सही थी। क्या इस समय हमारा जो जीडीपी में किस तरीके का योगदान था, हमारा जो क्या कहते हैं उत्पादकता किस तरीके का था। इस टॉपिक पे हमें थोड़ा यहाँ पे बातचीत करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ टॉपिक को यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में जब प्रभाव की बातचीत करते हैं तो हम वैसे ही करवा रहे हैं जिस तरीके से हम अपने कोर्स में किए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम क्या कहते हैं हम खुद इस जितने भी विषय है ना इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होता है, जो एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स होता है ना, तो उसके अंतर्गत हम इस हर एक विषय को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। तो वहाँ से हम इन सारे के सारे विषय को सीखे थे, ठीक है। और ये हम ऐसा नहीं कि जो हम क्लास 11th में थे तब सीखे थे, हम ये ग्रेजुएशन के दौरान सीखे थे, ठीक है। और ग्रेजुएशन के दौरान इसीलिए सीख पाए क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन के दौरान ही ऐसे कोर्स के बारे में पता चला, ठीक है। और क्लास 11th के समय ये जो कोर्स था वो चलता था, उस समय भी चलता था, बट उस समय क्या कहते हैं हम ज़्यादातर कोचिंग के पीछे भागते थे,
ठीक है, मुझे लगता था जो कोचिंग होता है वही सब कुछ हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और वहाँ ही अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। बट जब हम अपना कंपटीशन का तैयारी करने के लिए, अभी हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इस चीज़ पर आगे जा रहे थे, तो उस समय मुझे बहुत ही अच्छे-अच्छे टीचर मिले, जिनके माध्यम से हम ऐसे टॉपिक को समझ पा रहे होते हैं, ठीक है, और आपको समझाने लायक भी बन पा रहे हैं, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में जो प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है, जो किसान थे वो भूस्वामी से काश्तकार हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम आपको टॉपिक लिखेंगे, हर एक पॉइंट को लिखने का प्रयास करेंगे। जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, जो फार्मर होते हैं, भूस्वामी से काश्तकार, काश्तकार मतलब होता है किराएदार, ठीक है। किसानों की स्थिति बहुत ही, कह सकते हैं, दयनीय स्थिति थी, उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनका बहुत ही अच्छा स्थिति हमें देखने के लिए मिल रहा हो, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। इसके चलते पता है, जो किसान थे ना, वो पहले के समय पे अगर हम बातचीत करें ना, तो वो एक प्रकार से ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आगे जा कर के जो किसान होते हैं ना, उनसे अंग्रेज ज़मीन ले लेते हैं, ठीक है, और ज़मीन लेने के पश्चात वो करते क्या है, वो वहाँ पर थे ना, वो उनको किराएदार बना देते हैं उन्हीं के ज़मीन में, ज़मींदारों के द्वारा, ठीक है। इसीलिए हम इस पॉइंट को लिखे थे। ये इसका जो इंग्लिश होता है वो टेनेंट होता है, ठीक है। आपको पता होगा मकान मालिक को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ओनर कहते हैं, उसी तरीके से जो हमारे जो किराएदार होते हैं उसको टेनेंट के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। टेनेंट, टेनेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि कृषि क्षेत्र में जो प्रभाव हमें देखने के लिए मिला औपनिवेशिक शासन का, मतलब ब्रिटिशर्स का, वो हमें इतना अच्छा देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। जो कह सकते हैं भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिति अच्छी नहीं थी, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं हम लोग अच्छी स्थिति नहीं, ठीक है। ऐसे में इसीलिए लिख दिए कि आपको एक लाइन में ये दिमाग में आपके अंदर रहे, ठीक है, कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ सके। इसके चलते किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, ठीक है, क्योंकि वाणिज्य कृषि बाजार के लिए उत्पादन किया जा रहा था, ठीक है। तो ये भी हम अच्छे से लिखने का प्रयास करते हैं। जो किसानों की स्थिति थी उस पर अगर हम बातचीत करें, तो यहाँ पर जो हम दूसरा पॉइंट लिखना चाहेंगे वो ये होगा, यहाँ पे हम अपना जो नोट्स है ना उसको ले करके आए हैं, ठीक है। इस नोट्स को हम इसलिए लेकर के आए हैं कि हम एक भी पॉइंट भूले ना, और एक अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। तो इसके चलते जो किसानों की जो स्थिति थी वो दयनीय हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो किसान थे ना वो बाजार के लिए उत्पादन करना शुरू कर दिए थे, वो कैश क्रॉपिंग करना शुरू कर दिए थे, वो नकदी फसलों को उगाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पता नहीं यहाँ पर ये वाइट वाइट लग गया है, ठीक है। तो जो किसानों की स्थिति थी वो हम लोग को दयनीय देखने के लिए मिलती है। लाइन हम अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं कि एक भी चीज गलती ना हो। किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, ठीक है। तो किसानों की जो स्थिति थी वो हमें दयनीय देखने के लिए मिलती है, किस चीज के चलते? ये जो पर्टिकुलर चीज है, इस पर्टिकुलर चीज की वजह से जब किसान किराएदार बन रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं हम लोग किसानों की दयनीय स्थिति हो गई, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। क्यों हो गया? क्योंकि किसान जो थे ना वो कैश क्रॉपिंग कर रहे थे। जो किसान थे वो नगदी फसल, जो हमारा नगदी फसल होता है, जो हमारा वाणिज्यिक फसल होता है, ठीक है, और हम लोग इसको कह सकते हैं वाणिज्यिक फसल, वाणिज्य फसल, कॉमर्शियल क्रॉप, उसको उगा रहे थे, ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप जैसे कि आपका जो गन्ना होता है, जूट होता है, नील होता है, इसको उगा रहे थे, और उच्च लगान के चलते किसानों की स्थिति और दयनीय हो जाती है। दो कारण होते हैं जो किसानों की स्थिति जो दयनीय होती है, इतना जो पेनफुल हो जाता है किसानों की स्थिति, उसका कारण होता है कि जो किसान होते हैं वो नकदी फसलों को उगा रहे होते हैं, और इन सबके अलावा वो लगान दे रहे होते हैं। जो लगान होता है वो भी उनको बहुत ज़्यादा देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों का आंसर हम लिखने का प्रयास किए हैं, ठीक है। नकदी फसल मतलब होता है, जैसे कि आप लोग जूट का नाम सुने होंगे, ठीक है, आप लोग नील का नाम सुने होंगे,
जो नील हम लोग कपड़ा धोने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कपड़े में जो डालते हैं, वाइट कपड़ा होता है तो उसको नीला हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मुझे तो लगता है इसके लिए भी नील का यूज़ किया गया होगा। तो कहने का आशय ये है, जैसे ये नीला है ना पूरा का पूरा, तो उसी तरीके का हमारा क्या कहते हैं नील होता है, ठीक है। आपको वैसे पता होगा, तो नील जो होता है वो एक नकदी फसल के तौर पे उसको हम लोग देख रहे होते हैं। जो गन्ना होता है, गन्ना मतलब जो हमारा अ, जिसको हम लोग खा रहे होते हैं गन्ना, तो जो गन्ना हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो भी हमारा एक नकदी फसल होता है। तो किसानों की स्थिति इसीलिए दयनीय हो जाती है क्योंकि वो लोग नकदी फसलों को उगा रहे होते हैं, ठीक है। इस चीज़ पर हम लोग को पता होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में देश के अंदर खाद्यान्न संकट आ जाता है। तो ये भी हम लोग को लिखना चाहिए कि देश में जो हमारा खाद्यान्न संकट है, जब किसान को लगान भी देना है, किसान को वाणिज्यिक फसल भी उगाना है, तो ऐसी स्थिति में जो देश में जो कहते हैं ना पूरा खाने की समस्या हम लोग को देखने के लिए मिल गया, ठीक है। खाद्यान्न संकट, खाद्यान्न, ठीक है। जो खाद्यान्न संकट था वो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। ये हम पॉइंटों को लिखवाना चाह रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, जिससे कि आप लोग अच्छे से लिख सके। खाद्यान्न संकट, हम लोग कह सकते हैं फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस क्योंकि किसानों की स्थिति इतना ज़्यादा दयनीय हो गई, इसके चलते हमारे देश के अंदर हम लोगों को खाद्यान्न संकट देखने के लिए मिला। इसके चलते हम लोगों को देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा खाने की समस्या देखने के लिए मिली, ठीक है। क्योंकि किसानी के पास कुछ है ही नहीं, उनको कैश क्रॉप उगाना है, तो ऐसी स्थिति में देश के अंदर बहुत ज़्यादा जो फूड क्राइसिस था वो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। खाद्यान्न संकट हम लोग को देखने के लिए मिल रहा था। तो ये हम लोग का छोटा सा टॉपिक का एक छोटा सा जो बातचीत है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। और जब अंग्रेज गए तो हमारा उत्पादन और उत्पादकता भी बहुत कम था। जो अंग्रेज भारत देश से जाते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा उत्पादन होता है, हमारे देश का जो कह सकते हैं कि जो किसान उत्पादन कर रहे होते हैं वो हम लोग का इतना अच्छा नहीं था। जो प्रोडक्टिविटी था वो भी बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। यहाँ पर हम एक छोटा सा कुछ डेटा आपको देना चाहेंगे जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो हम पहला डेटा आपको देंगे वो ये है, यहाँ पर हम डेटा की बातचीत करेंगे, डाटा, ठीक है। कुछ डाटा आपको देना चाहते हैं जिसमें जो पहला डेटा है वो ये है कि देश की जनसंख्या के 85% लोग इस कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, ठीक है। और अभी के समय 46.1% लोग ये जो कृषि क्षेत्र है उसमें कार्यरत है। और जीडीपी में जो योगदान है उस समय, ठीक है, औपनिवेशिक शासन के समय पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स के शासन के समय जो जीडीपी में योगदान था इनका, वो 50 से 52% के आसपास हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। 50 से 52% ये हम लोग का जीडीपी जो हम लोग का है उसमें योगदान देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये हम लोग का 85% लोग जो हैं वो कृषि के अंतर्गत हम लोग को काम करते हुए देखने के लिए मिल रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कार्यरत लिख देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो मेनली हम इसी सब चीज़ों पे बातचीत करना चाह रहे थे और यही सब चीज़ें हमारा कृषि क्षेत्र का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। यही हमारा इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है इन कॉलोनियल रूल, ठीक है। औपनिवेशिक शासन के अंदर जो कृषि क्षेत्र का जो प्रभाव हमें देखने के लिए मिल रहा था, जो कृषि क्षेत्र में देखने के लिए मिल रहा था, जो हम लोग का कह सकते हैं कि जो अंग्रेज भारत को छोड़ के जा रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कृषि क्षेत्र में हमें प्रभाव देखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो वो हम लोग को कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले जो हमारा चैप्टर है उसमें मूव करेंगे, अगले टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक ही हम इस लेक्चर को सीमित रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इस वीडियो को था पार्ट के हिसाब से बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट है ये मेरा पार्ट 2 है। अब हम जो पार्ट 3 है
उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इसके अगले वाले, मतलब जो हमारा इसका अगला वाला है ना, क्या कहते हैं, लेक्चर, उसमें रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, जनसांख्यिकी, इन सब पे बातचीत करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा जो टॉपिक था ये 20 मिनट तक चले गया। ठीक है, तो हम इससे ज़्यादा इसको नहीं बनाना चाहते। ठीक है, ज़्यादा अगर लंबा बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, उतना आपको, क्या कहते हैं, उतना लंबा सीटिंग करना होता है, बहुत ज़्यादा बैठना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस लेक्चर को हम यहीं तक सीमित रखते हैं। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, तब तक के लिए आप लोगों को पढ़ते रहना है, और पढ़ते रहना है, और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के लिए ये जो लेक्चर्स है इनको फॉलो करने हैं, और जो बुक है उसको रीड करना है, बाकी सब काम हम खुद करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने अच्छे तरीके से गंभीरता से इन वीडियोस को सुनने के लिए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।